सब्सक्राइब कीजिए कामयाबी कैसे चैनल को और दबाएं बेल आइकन को ताकि आपको मिल सके हमारी वीडियो सबसे पहले। दोस्तों नमस्कार, मैं श्याम सुंदर पाठक, असिस्टेंट कमिश्नर। हमारा जो टॉपिक चल रहा है वो है पद सोपान हायरार्की, और मैं आपको अब तक पद सोपान के बारे में बता चुका हूँ कि उसकी डेफिनेशन, उसके क्या गुण होते हैं, कितने टाइप्स के हायरार्की होती हैं, ठीक है ना। और उसके अब आज हम उनके दोष के बारे में जानेंगे कि इस हायरार्की की वजह से क्या दोष पैदा होते हैं। तो देखिए, सबसे पहला दोष जो सबसे बड़ा लगाया जाता है पद सोपान के ऊपर, वो है रेड टेपिज्म यानी लाल फीताशाही। लाल फीताशाही का मतलब थोड़ा सा समझ लीजिए। बेसिकली जब अंग्रेज़ों के समय में, और आज भी कई जगह आपको जो फाइलें हैं वो पहले लाल रंग का एक कवर होता था जिसमें फीता लगाया जाता था, जिसे लाल फीता कहते हैं। तो अंग्रेज़ों के ज़माने में से ही ये मतलब एक ट्रेंड था प्रशासन के अंदर कि वो फाइल ही तब आगे बढ़ती थी जब जो है मतलब उस बड़ा स्लो आगे बढ़ती थी। लाल फीताशाही का मतलब होता है कि कार्य को अनावश्यक विलम्ब करना। अब वो फाइल जितना विलम्ब होगी उतने ही जो है संभावना बढ़ेगी भ्रष्टाचार की, क्योंकि फाइल जल्दी से खुले और जल्दी आगे बढ़े उसके लिए जो है जब सामने वाला एक स्पीड मनी, जिसको स्पीड मनी हम रिश्वत, जिसे हम स्पीड मनी के नाम से कहते हैं कि भाई रिश्वत देते ही वो काम जो है आपकी फ़ाइल जो है तुरंत आगे बढ़ जाती है, तो जिसे हम स्पीड मनी के नाम पर तौर पर जानते हैं। तो जब वो स्पीड मनी मिल जाती है तब वो फाइल जो है वो आगे बढ़ जाती है। तो वो एक तरीके से एक शब्द जो एक कुख्यात अपने अर्थों में समाहित किए हुए है, लाल फीता। तो फाइलें जो पहले होती थी लाल फीते में बंद होती थी, तब से ये शब्द चला रहा है लाल फीताशाही, है ना। अब आज की तारीख में लाल फीता, अब आजकल फाइलें तो लाल फीते में नहीं आती हैं, लेकिन लाल फीताशाही एक शब्द बन गया जिसका अर्थ है किसी भी कार्य को बहुत अनावश्यक विलम्ब करना, देर करना, ताकि व्यक्ति जो है अपने काम को जल्दी से जल्दी निपटाने के लिए कुछ जो है ब्राइब ऑफर करे, ठीक है, स्पीड मनी के तौर पर। तो इस तरीके की घटनाएं जो हैं वो पद सोपान में आती हैं। अच्छा, अनावश्यक जो है अच्छा, ज़रूरी नहीं है कि केवल जो है इसी वजह से ही फाइलें धीरे चलती हैं, क्योंकि स्टेप बहुत सारे हैं। मतलब जैसे उदाहरण के लिए एक मैं आपको बता रहा हूँ, पिछली जो गवर्नमेंट थी या जो यूपीए की गवर्नमेंट थी, उसमें मतलब मुख्य सचिव तक पहुंचने के लिए तकरीबन फाइल को 8 स्टेप में होकर गुजरना पड़ता था, यानी कि 8 अधिकारियों के पास होते हुए तब वो फाइल जो है सबसे ऊपर पहुंचती थी। अब आप सोचिए 8 स्टेप जाएगी तब। वर्तमान में जो है मोदी सरकार ने जो इसमें एक बहुत बड़ा संशोधन किया वो ये कि केवल 3 स्टेप जो है चलना है, यानी फाइल को, यानी कि मतलब केवल 3 स्टेप आगे के अंदर जो है वो आपको डिसीजन ले लेना है। और उसमें सबसे बड़ा संशोधन ये भी किया है कि वो टाइम बाउंड कर दिया कि आपको इतने टाइम के अंदर जो है वो फाइल आगे बढ़ा देनी है। पहले क्या होता था कि केवल साइन करने होते थे कि या और उस पर केवल इतना लिखना होता था कि संस्तुति, मतलब ठीक है हम फाइल को आगे बढ़ा रहे हैं। लेकिन अब जो सरकार ने उसमें नया परिवर्तन किया है कि आपको केवल संस्तुति ही नहीं देनी है, आपको अपनी संस्तुति का कारण भी देना है, या आप उसमें कोई संशोधन चाहते हैं, आपको उसके किसी पॉइंट पर किसी प्रकार का यदि कोई आपत्ति है या कोई सुझाव है, वो भी आपको उसके अंदर मेंशन करना पड़ेगा। तो इससे क्या है कि जो देखिए ये लाल फीताशाही के दोष को दूर करने का तरीका है। नहीं तो आप ये समझिए कि एक एक फाइल, मतलब जैसे आपको मैं बताऊं कि जो एक कंपनी थी, पॉस्को कंपनी, वो भारत से अपना व्यापार इसलिए समेट ले गई क्योंकि उसको 3 साल तक जो है वो परमिशन ही नहीं मिली। यानी सोचिए कि एक फ़ाइल जो है, जो परमिशन की फ़ाइल थी विदेशी कंपनी को भारत में व्यापार खोलने की, उस 3 साल तक उस पर डिसीजन ही नहीं हुआ। अब उससे क्या हुआ कि जो लागत थी वो कंपनी की बहुत ज़्यादा बढ़ गई, क्योंकि 3 साल में महंगाई उसी हिसाब से बढ़ जाती है। तो कंपनी का जो प्रॉफिट था वो फिर उसे मिलता नहीं। तो अब आप सोचिए कि एक एक फाइल को यदि 3-3, 4-4, 5-5 साल लग जाएंगे तो कैसे जो है कोई भी चीज़ आगे बढ़ेगी। और ये लाल फीताशाही
एक जो है पद सोपान का एक अनिवार्य दोष था, जिसको कम करने का प्रयास किया वर्तमान सरकार ने, कि एक तो स्टेप घटाए जाएं और टाइम बाउंड किया जाए। सबसे बड़ी चीज़ जो की है कि टाइम बाउंड, पहले ऐसा नहीं था कि टाइम बाउंड था कि आपको 7 दिन के अंदर डिसीजन ले लेना है या 14 दिन के अंदर डिसीजन लेना है। पहले ये था कि फाइल अब दब गई तो दब गई, अब उसका जब नंबर आएगा कभी खुलेगी तब वो आगे बढ़ेगी। लेकिन अब ऐसा नहीं है, अब आपको विद इन टाइम जो है डिसीजन लेना है और उसके बाद फिर वो आपको अगले स्टेप तक भेजनी है। और नंबर ऑफ स्टेप्स भी कम कर दिए हैं, जिसकी वजह से जो रेड टेपिज्म है, पद सोपान का जो बहुत बड़ा दोष है जिसकी वजह से पद सोपान की आलोचना की जाती है, वो उसको कम किया जा सके। ये एक बड़ा अच्छा सुझाव है। तो इस विषय में आप जो है और अपनी तरफ से भी कुछ अध्ययन कर सकते हैं। आपको इसमें काफ़ी कुछ संशोधन वर्तमान सरकार ने जो है लाल फीताशाही को कम करने का किया है। दूसरा है औपचारिक संबंधों के कारण कठोरता आ जाती है। देखिए सबसे बड़ी चीज़ क्या है कि ये जो पूरा ऑर्गेनाइजेशन है पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन का, ये फॉर्मल रिलेशन पर आधारित है, ठीक है ना। तो उच्चस्थ अधिकारी और जो निम्नस्थ अधिकारी हैं, है ना, उनके बीच में जो संबंध है वो बहुत ही औपचारिक किस्म के होते हैं। और औपचारिक संबोधनों के साथ ही जो है एक दूसरे से जो है वो पेश आया जाता है। तो औपचारिक संबंधों पर आधारित होने के कारण पद सोपान जो हायरार्की है उसमें बड़ी रिजिडिटी आ जाती है। एक जिसे हम कहते हैं कि एक अपनापन वो नहीं आ पाता है, क्योंकि एक आम कहावत है, बॉस इज़ ऑलवेज बॉस एंड बॉस इज़ ऑलवेज राइट। तो अब ये चीज़ जो है वो हायरार्की से जो है दिमाग में बिठा दी जाती है कि बॉस इज़ बॉस और बॉस इज़ ऑलवेज राइट। तो ये इस वजह से क्या है कि संबंधों में कभी सौहार्दपूर्ण एक वातावरण कभी बन ही नहीं पाता है, क्योंकि जो उच्चस्थ अधिकारी है उसके दिमाग में हमेशा रहता है कि भाई मैं जो है वो सुपीरियर हूँ, और जो सबॉर्डिनेट है उसके दिमाग में हमेशा ही रहता है कि भाई मैं तो सबॉर्डिनेट ऑफिसर हूँ और ये जो है सीनियर ऑफिसर है। तो हमें जो है एक कभी मिक्सअप एक तरीके का, जिसे हम कहते हैं ना टीम स्पिरिट, कभी नहीं आ पाती है। क्योंकि टीम स्पिरिट में ना, टीम में सब बराबर होते हैं, ठीक है, वहाँ भी एक लीडर होता है। लेकिन जैसे आप क्रिकेट मैच देखते हैं तो ऐसा नहीं है कि भले ही कैप्टन को सारे डिसीजन लेने होते हैं, लेकिन सभी खिलाड़ियों का योगदान होता है। वहाँ कोई ऐसा नहीं छोटा बड़ा खिलाड़ी, सभी का योगदान है। लेकिन हायरार्की जो सिस्टम है, सोपान जो सिस्टम है, उसमें ये कभी भी टीम स्पिरिट नहीं आ पाती है, क्योंकि यहाँ जो रिलेशन डेवलप होते हैं वो जूनियर और सीनियर के तौर पर बनते हैं, और हमेशा ज़िंदगी भर सीनियर जूनियर के तौर पर ही वो रहते हैं, जिसकी वजह से कभी भी एक सौहार्दपूर्ण, एक टीम स्पिरिट, एक आत्मीयता, एक अपनापन नहीं बन पाता है। और जैसा कि मैंने आपको बताया कि ऊंच नीच की भावना का विकास हो जाता है, वो एक स्थायी रूप से भावना आ जाती है कि भाई जो सुपीरियर है, जो बॉस है, उसके दिमाग में हमेशा है कि भाई वो मैं बॉस हूँ। तो इस तरीके की भावना का स्वतः विकास हायरार्की के अंदर हो जाता है। दूसरे, स्वनिर्णय की कमी जो है इसके अंदर, सेल्फ डिसीजन नहीं लेता कोई भी, क्योंकि एक आम प्रक्रिया होती है कि नीचे वाला अधिकारी पहले साइन करे तब वो ऊपर वाला अधिकारी उस पर साइन करेगा। तो सेल्फ डिसीजन नहीं लिया जाता, डिसीजन की कोशिश की जाती है कि नीचे वाले अधिकारी को उसका जो है वो पूरा बोझ लाद दिया जाए, और यदि कोई गड़बड़ हो तो नीचे वाला जो अधिकारी है वही उसके लिए रिस्पॉन्सिबल हो। तो सेल्फ डिसीजन की जो क्षमता है वो हायरार्की के अंदर वो कम हो जाती है। और लचीलेपन का भी, फ्लेक्सिबिलिटी का भी बहुत अभाव होता है हायरार्की में, क्योंकि ये पूरा ऑर्गेनाइजेशन जो हायरार्की बेस्ड है वो बहुत ही टफ और रिजिड होता है, इसलिए फ्लेक्सिबिलिटी की संभावना नहीं होती यहाँ पर। जैसा कि मैंने आपको बताया कि कोई भी जो अधीनस्थ अधिकारी है वो अपने ठीक उच्चस्थ अधिकारी से ही संपर्क कर सकता है। कभी भी ऐसा नहीं कि ई, जैसे मैंने आपको एग्जांपल बताया कि ई डी से ही संपर्क करेगा, सी से नहीं कर सकता, ठीक है ना, या बी से नहीं कर सकता। वो यदि सी से संपर्क करना है कि डी के थ्रू ही करेगा। तो ये रिजिडिटी आ गई कि आप चाहकर भी अपने ठीक उच्चस्थ से जो और उच्चस्थ अधिकारी हैं उनसे आप नहीं मिल सकते, है ना। तो इस तरीके की जो फीलिंग रहती है हायरार्की सिस्टम में हमेशा रहती है। अब इस दोष को दूर करने का एक उपाय फेयोल ने गैंगप्लैंक के रूप में दिया है। मैंने जहाँ फेयोल पढ़ा है वहाँ भी इसको बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया है, लेकिन यहाँ भी मैं इसको समझा देता हूँ। गैंगप्लैंक का अर्थ होता है लेवल जंपिंग। लेकिन एक चीज़ हमेशा ध्यान रखनी चाहिए, फेयोल कहते हैं कि इसका प्रयोग तभी किया जाए जब कोई एक्सेप्शनल केस है।
कोई इमरजेंसी है, जैसे कोई भूकंप आ गया, कोई बाढ़ आ गई या कोई महामारी फैल गई, इस तरीके की कोई भी ऐसी आपदा विपदा जब आपको बहुत शीघ्र निर्णय लेना है, तुरंत निर्णय लेना है, कोई युद्ध हो गया, आक्रमण हो गया, कोई बहुत बड़ा एक्सीडेंट हो गया, कुछ ऐसी चीज़ हो गई जो जहां आपको तुरंत डिसीजन लेना है, तभी लेवल जंपिंग यानी कि गैंग प्लैंक का पालन करना चाहिए। नॉर्मल कंडीशन में जो है वो लेवल जंप नहीं करना चाहिए, हर चीज़ थ्रू प्रॉपर चैनल ही होनी चाहिए। अब जैसे लेवल जंप करना है मान लीजिए, तो एक मैंने आपको पहले भी कहा था कि जो हॉरिजॉन्टल कन्वर्जेशन कभी नहीं होता है। मान लो ई को ई डैश से संपर्क करना है तो ई डी को संपर्क करेगा और ये ई डैश डी डैश को संपर्क करेगा और दोनों ठीक अपने उच्च अधिकारी को इसके बारे में सूचित कर देंगे। अब ये डी का काम है कि वो बाकी बी से सी से ए से वो कम्युनिकेट करे। यानी कि इसमें क्या किया जाता है कि जब आपको किसी दूसरे विभाग, वैसे प्रोसेस तो ये है कि ई डी से, डी सी से, सी बी को, फिर बी ए को, फिर ये यहाँ से यहाँ जाएगी, मतलब जो कम्युनिकेशन रहेगा वो इस तरीके से रहेगा। लेकिन जब आपको किसी घोर इमरजेंसी में, जैसे मान लीजिए उदाहरण के लिए कि भूकंप आ गया, अब भूकंप आ गया तो जो है तुरंत हमें आवश्यकता है किसी दूसरे विभाग से अधिकारियों की, कर्मचारियों की। तो अब चूंकि हर कार्य के लिए डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट ही उत्तरदायी है, तो अब चूंकि इतना समय है नहीं कि वो थ्रू प्रॉपर चैनल जाए, तो क्या करेंगे, जैसे मान लो ई को ई डैश से संपर्क करना है तो दोनों ठीक उच्चस्थ अधिकारी को सूचित कर देंगे कि हम जो है इनसे संपर्क कर रहे हैं, और संपर्क करने के बाद जो भी निर्णय लिया जाएगा उसके बारे में भी जो है डिसीजन बताया जाएगा कि क्या डिस्कशन होगा। तो ये प्रोसेस केवल और केवल एक्सेप्शनल केस में अप्लाई आपको करना होता है। इसमें दोनों जो अधीनस्थ अधिकारी हैं ठीक अपने उच्चस्थ अधिकारी से परमिशन लेते हैं पहले, उसके बाद जो भी डिसीजन लिया जाता है उस डिसीजन से अवगत कराते हैं। उसके बाद आगे क्या होता है वो उच्चस्थ अधिकारी का काम है। तो ये गैंग प्लैंक का सिद्धांत है। तो इसमें लेवल जंप किया जाता है, एक्सेप्शनल केस में लेवल जंप किया जाता है ना। जैसे कोई तुरंत डिसीजन लेना है तो भी, अब मान लीजिए कहीं आपदा विपदा आ गई और तुरंत जो है सबसे उच्चस्थ अधिकारी को सूचित करना है, लेकिन वो तभी जो है अपने से ठीक उच्चस्थ अधिकारी को लेवल जंप किया जाएगा जब कोई एक्सेप्शनल केस है, अन्यथा नहीं। तो ये मैंने आपको हायरार्की के बारे में दोस्तों बहुत अच्छे से समझाने की कोशिश की। आशा करता हूँ कि आपको बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। आपके मन में यदि किसी भी तरीके का कोई डाउट है तो भी आप पूछ सकते हैं, और अपने दिमाग से भी सोचकर आप बहुत सारी चीज़ों को लिख और समझ सकते हैं। देखिए ये जो क्वेश्चन आते हैं जब एग्ज़ाम में, तो ये बहुत ट्रेडिशनल टाइप के क्वेश्चन है। यहाँ पर आपको यदि अच्छे नंबर लाने हैं तो सबसे अच्छा तरीका होता है कि वर्तमान सरकारें इसमें क्या संशोधन कर रही हैं, किए हैं, उन चीज़ों को यदि आप लिख कर आएंगे तो आपको बहुत अच्छे नंबर मिलने की संभावना रहेगी। क्योंकि ट्रेडिशनल क्वेश्चन है, ट्रेडिशनल टाइप के आंसर लिख कर आएंगे तो बहुत अधिक नंबर की संभावना नहीं बनेगी जब तक आप इसमें कुछ नया, कुछ अच्छा नहीं लिख कर आएंगे। और अच्छा क्या होगा, हर सरकार पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन के दोषों को दूर करने के लिए कुछ ना कुछ प्रयास करती ही रहती हैं, और ये प्रयास जो संशोधन है, जो सुधार है, वो सतत चलता रहता है। तो क्या सुधार सरकारें कर रही हैं इस संदर्भ में, वो यदि आप मेंशन करके आते हैं तो आपको बहुत अच्छे नंबर मिलेंगे। तो दोस्तों आशा करता हूँ कि आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। अच्छा लगे तो ज़रूर शेयर कीजिएगा। इसी के साथ नमस्कार।